हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को। इसका अभी कल 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था, तो उस रिजल्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे कि कैसी कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है और क्या इनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कंपनी का बिजनेस देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस है क्या। कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना। जिसमें इनमें क्या क्या आता है, यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, और क्या क्या इनमें प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, सेविंग्स वगैरह ये इनमें आते हैं, है ना। अब हम कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं, फाइनेंशियल देखते हैं, इसके साथ साथ हम सभी चीजों को डिटेल से समझेंगे। मार्केट कैप है 1,32,490 करोड़। स्टॉक पी 69.3, आरओसी 10.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3%, डेट टू इक्विटी 0.17, प्रमोटर होल्डिंग 50.2% और प्लेज परसेंट 0। अब यहाँ पे हम पी रेशियो देखें तो 10 साल के टाइम फ्रेम पे, 5 साल, 3 साल और 1 साल पे देखें तो मीडियन पी जो यहाँ पे डॉट डॉट जो लाइन दी हुई है, इससे काफी नीचे चल रहा है। तो पी के हिसाब से वैल्यूएशन अभी सस्ता है ना। अब चलते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स 24,191 करोड़ थी लास्ट ईयर, वो कितनी होगी 19,890। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 377 करोड़ से 108 करोड़। और नेट प्रॉफिट देखें तो 475 करोड़ से बढ़ के 497 करोड़ है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है, जबकि नेट प्रॉफिट अप रहा है। इसका रीजन क्या है, इसके लिए हम समझते हैं, इसके चलते हैं रो पीडीएफ ओपन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे पेज नंबर 22, जो पॉलिसी होल्डर्स का पैसा यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं ग्रोस प्रीमियम इनकम। जो पॉलिसी होल्डर्स कंपनी को पैसा देते हैं, है ना, बीमा पॉलिसी के लिए जो कंपनी को पैसा दिया जाता है, इसमें क्या होता है, एक तो होता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम। फर्स्ट ईयर प्रीमियम क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर्स नई पॉलिसी लेते हैं, रिन्यूअल, जिनकी पुरानी पॉलिसी चल रही होती है उनको वो रिन्यू करवाते हैं, बंद नहीं करना चाहते, है ना। और एक सिंगल प्रीमियम, वन टाइम प्रीमियम, 10 साल 15 साल का जो भी होता है, उसमें एक बार में वो पैसा दे देते हैं। अगर ये यहाँ पे हम देखें तो दिसंबर 31 में ये कितना था, ये नंबर्स लाख्स में है, तो लास्ट के दो नंबर से पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा करोड़ में। तो 18,351 करोड़ जो नेट प्रीमियम इनकम है, ये बढ़ के कितनी होगी, 25,998 करोड़। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो ये 69,836 करोड़ से बढ़ के 77,760 करोड़। अब ये जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन आ रखा है, इसका रीजन क्या है ना। तो यहाँ पे एक हम देखते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, तो ये 6,487 करोड़ है। इसने जो है वो पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंटेक्ट किया है ना। इसको हम अभी थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखें, हम नेट इनकम देखें, जो प्रीमियम वगैरह से कंपनी जो बेचती है, उससे 69,836 करोड़ था, उससे बढ़ के कितना आ गया, 77,760 करोड़, है ना। और यहाँ पे हम देखें कि क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मार्च 31 2025 में था 475 करोड़, से बढ़ के कितना हो गया, 497 करोड़। और ईयरली बेसिस पे देखें तो 1,810 करोड़ से बढ़ के हो गया 1,912 करोड़, है ना। अब चलते हैं दोबारा हम बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे देखें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, तो कंपनी की सेल्स 27,000 करोड़ से बढ़ के कितनी होंगी, 99,432 करोड़। और नेट प्रॉफिट देखें तो 786 करोड़ से बढ़ के हो गया 1,912 करोड़। नेट प्रॉफिट एक कंसिस्टेंट वे से ग्रो कर रहा है लगातार, है ना। जबकि अगर हम सेल्स में देखें तो ये सेल्स कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे मार्च 15 में 27,000, फिर 18,000, फिर 19 में 38,000, फिर 20 में 29,000, 21 में 71,000, 22 में 67,000। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अप डाउन सेल्स में चलता रहता है। इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है जो ये इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये अपना कुछ पैसा, है ना,
ये लगाती हैं इक्विटी मार्केट और बॉन्ड्स में। तो जब इक्विटी मार्केट, जब ओवरऑल मार्केट डाउन होती है तो जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो डाउन हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी भी थी, ये जो 6400, ये जो ब्रैकेट में नंबर दिया होता है ये माइनस में होता है, 6487 करोड़ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो इनका इनकम था, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ था उससे जो इनकम हुई थी वो माइनस हुई थी, क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है पिछले काफी टाइम से, है ना। तो उस वजह से इनकी डाउन हुई थी। तो इनकी सेल्स डाउन भी उसी वजह से होती है, क्योंकि ये जो इनका वो लगाते हैं उसमें, ये जैसे यूएलआईपी होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसमें जब हम यूएलआईपी खरीदते हैं तो हमारा एक हिस्सा उसमें लगता है इन्वेस्टमेंट में और बाकी लाइफ इंश्योरेंस के रूप में। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है तो मार्केट के ऊपर नीचे होने से उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यूएशन होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस चीज का सीधा सीधा असर यहाँ पे सेल्स पे पड़ता है ना। रिजर्व्स देखें तो 546 करोड़ से बढ़ के 15,592 करोड़ है। इक्विटी कैपिटल 2158 करोड़ का है और बोरेंस देखें 3,099 करोड़ का। फिक्स्ड एसेट देखें तो 746 करोड़। अगर हम, और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट वाले में देखें तो 67,000 से बढ़ के कितना आ गया, 3,75,448 करोड़। अदर एसेट्स में देखें कंपनी के पास कैश कितना है तो 1,990 करोड़ का। तो कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, लगभग 1,100 करोड़ का, है ना। अब हम चलते हैं कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक भी साल 2015 से लेकर अब तक इनका एक भी साल ऐसा नहीं गया जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में हो। एक कंपनी के मैनेजमेंट की नीयत को दर्शाता है। और रेशियोज में जाके देखें तो आरओसी 41% था 2015 में, अभी है वो 10%। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे देख सकते हैं हम कितना था, 11.3% का। इसका रीजन क्या है ना। एक तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, ये इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, इसमें पैसा लगता है ना। तो एक फिर दूसरा ये है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनियों को भारी इंसॉल्वेंसी फंड मार्जिन वो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जब क्लेम्स वगैरह की डिमांड हो तो उनकी क्षमता बनी रहे। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को एक अच्छा खासा पैसा होता है वो एक्स्ट्रा कैश के रूप में रखना पड़ जाता है, और उस पर कोई इनकम नहीं होती, प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से इक्विटी बेस बढ़ जाता है और रिटर्न ऑन इक्विटी कम दिखाई देता है। फिर एक रीजन होता है, जब कंपनी न्यू पॉलिसी लेके आती है तो उसके बेचने के लिए शुरुआत में मार्केटिंग होती है, कमीशन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, तो उनको एक बार में दिखाया जाता है अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जब उन पॉलिसी, जो पॉलिसी बेचे जाते हैं उनसे मिलने वाला पैसा और प्रीमियम प्रॉफिट अगले जितने भी सालों के लिए, मान लो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए है ना, तो तब तक वो आता रहता है। इस वजह से जो अप फ्रंट कॉस्ट है वो बढ़ती है, और उस वजह से ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड्स होता है इसमें प्रॉफिट्स होते हैं वो थोड़े इंटैक्ट होते हैं, दब जाते हैं, तो उस वजह से आरओसी पर प्रभाव पड़ता है। और एक जैसे हमने समझा था कि ये जो इक्विटी मार्केट और बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं, है ना, तो वहां पे भी इनके वैल्यूएशंस कम होने की वजह से वो सीधा सीधा असर पड़ता है इनके प्रॉफिट मार्जिन पर। अब यहाँ पे प्रमोटर में जाके देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर कौन है इनका, 50.21% होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक के पास। FIDI एंड पब्लिक, पब्लिक के पास कितना है, 10.25 में से 4.03% है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। तो लगभग 6.22% होल्डिंग है ओनली पब्लिक के पास। और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास कितना है, 93.78%। ओके। इस चीजों को हम और बाकी डिटेल से भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं। फिर एक आप लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि HDFC लाइफ को, लाइफ इंश्योरेंस को सेलेक्ट करने का रीजन क्या है ताकि कन्विक्शन बढ़े, है ना। एक तो मेन रीजन ये है कि जो इंडिया में जो है कस्टमर बेस है वो HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का अच्छा खासा कस्टमर बेस है। क्योंकि
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो ही अधिकांशतः अपने जो अकाउंट होते हैं वो गवर्नमेंट बैंक में खुलवाते हैं, लाइक एसबीआई, पीएनबी वगैरह में। और जो कॉरपोरेट वाले होते हैं वो कॉरपोरेट बैंक्स में खुलवाते हैं, क्योंकि इनमें एक तो बेनिफिट्स अच्छे खाते, सुविधा अच्छी मिलती है, बेनिफिट्स नहीं सॉरी, सुविधा अच्छी मिलती है उस वजह से, है ना। ये रीजन है। अब मान लो किसी का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, तो वो जो पॉलिसी लेगा वो एचडीएफसी बैंक की लेगा, एचडीएफसी का एचडीएफसी लाइफ लेगा। एक्सिस में है तो वो एक्सिस की लेगा, आईसीआईसी में तो आईसीआईसी। एचडीएफसी बैंक है वो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक, और आईसीआईसी सेकंड है ना। और यहाँ पे हम देखें तो इनके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस है, तो एक तो वहां से इनको अच्छा खासा कस्टमर बेस मिल जाता है, तो वो इनका है एक तो मेन, है ना। और एक चीज और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, है ना, उसकी वैल्यूएशन चेक करनी चाहिए हमें। स्टॉक प्राइस कभी भी हमें ऑल टाइम हाई पर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसकी बैक टेस्टिंग करके हमें उसका सारा डाटा देखना चाहिए। अब एक पीपीटी और ओपन करते हैं हम यहाँ पे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशन चेक करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एंड एम्बेडेड वैल्यू एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये तीनों डाटा देखने चाहिए। ओके। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने, जैसे अभी हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो मार्च 2025 से मार्च 2026 तक कंपनी ने जो नई पॉलिसी बेची है एक साल के टाइम पीरियड में, उनसे कंपनी आने वाले टाइम पर कितना पैसा कमाएगी। तो ये है फॉर 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 स्टूड एट 2773 करोड़। ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ कितनी है? 7% की। और 2 साल की सीएजीआर है यहाँ पे 11%। और वीएनबी मार्जिन हम देखें तो 24.4%। वीएनबी मार्जिन का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का कंपनी प्रीमियम बेच रही है, तो उस पे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर लिया है। तो ये 24.4% का मतलब है कि 100 रुपए की प्रीमियम पर 24 रुपए 40 पैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एसेट अंडर मैनेजमेंट है ना, ये कितना है? 5.3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। ये जितना ज्यादा बड़ा होगा कंपनी, वो एक तो उसको मैनेज करने का उतना ज्यादा ले पाएगी जितना होगा, मतलब मान लो एक तो 10,000 करोड़ पे 2% फीस लेती है, और एक 2 लाख करोड़ पे 2% फीस लेती है ना। और इन्वेस्टमेंट इनकम तो होती है, वो भी उतना ज्यादा कंपनी कमा पाएगी। ओके। अब आता है इम्बेडेड वैल्यू। इम्बेडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? इम्बेडेड वैल्यू का मतलब होता है कंपनी ने जो पास्ट में जो पॉलिसीज बेची थी, अगर कंपनी आज अपनी सर्विस बंद कर दे तो जो पास्ट की पॉलिसीज हैं उनसे कंपनी कितना पैसा कमाएगी। ये है 61,565 करोड़। लाइफ इंश्योरेंस के मामले में अगर 10,000 करोड़ से ज्यादा है तो बहुत ही बेहतरीन है, और है ना। अगर हम प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पी अपॉन ईवी के हम रेशियो की बात करें, तो ये रहता है एचडीएफसी बैंक का कितना, एचडीएफसी लाइफ का 2.5% के आसपास। सॉरी, 2.5 गुना, 2.5 गुना से लेकर 3.5 गुना तक रहता है। अगर हम करंट पीईवी वैल्यू करें तो ये, जैसे इनकी मार्केट कैप कितनी है, 1,32,490। 1,32,490 डिवाइड बाय ये कितना था, एम्बेडेड वैल्यू 61,565, तो ये वैल्यू आती है 2.15, 2.15, है ना। अगर हम इस चीज को करें तो 61,515 कंपनी की कितनी रहती है, इनकी जो पीईवी रेशियो रहता है वो कितना रहता है, 2.5 से 3.5। तो एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम 61,565 को गुणा करेंगे, लोअर बैंड कितना है 2.5 का, और 61,565 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 अपर बैंड, है ना। अभी कितना है 2.15, तो 61,565 इंटू 2.5, तो ये वैल्यूएशन निकल के आती है हमारी 1,53,912 करोड़।
अगर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम अपर बैंड से, तो ये आती है 2,15,477 करोड़ की। और अगर अभी हम देखें तो कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? 1,32,490 करोड़, है ना। अगर हम 2,15,000 तक भी जाके देखें तो वहां पे कितना गैप बचता है? जैसे 2,15,477 करोड़ को डिवाइड करेंगे 1,32,490 से, तो 62% अपसाइड मूवमेंट पॉसिबिलिटी है ना। और मान लीजिए इसको हम 1,32,000 को डिवाइड करते हैं कितने से, सॉरी, 1,53,912, तो 16% अभी भी लोअर बैंड तक पॉसिबिलिटी है, और अपर बैंड तक कितनी है? 62%। ओके, यहाँ पे हम और डाटा देख लेते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ क्या आती है हमारी। जैसे वीएनबी में देखें तो कितना है? 7% की ग्रोथ है। वीएनबी मार्जिन 24.4% है ना। ये पीडीएफ है, यहाँ पे आप पूरा इसको ओपन करके देख सकते हैं, पूरा डाटा समझ सकते हैं। और यहाँ पे इनके हम बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या आता है? बैंक प्लस इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इनके ये पार्टनर हैं इतने सारे, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, है ना। तो 41,000 पार्टनर्स ब्रांचेज और 500 प्लस पार्टनर्स अक्रॉस बैंक्स एंड नॉन बैंक अलायंस विद मोर देन 41,000 पार्टनर्स ब्रांचेज। ओके, जैसे यहाँ पे मैं एक डाटा देख रहा था इनका। भी कहाँ गया वो? हाँ, एक तो इंडिया में ये गैप कितना है? प्रोटेक्शन गैप 91% है ना। जहाँ पे ये कहीं पे हांगकांग वगैरह में 41% रहता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है। फिर एक सम एश्योर्ड इंडिया में 23% है, और जहाँ पे सिंगापुर वगैरह में 332% है, यूएसए में 251% है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है हमें, है ना। अब ये चीज देखें हमें, इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। एवरेज हाउस होल्ड साइज हैज डिक्रीज फ्रॉम, पहले जहां पे एक संयुक्त फैमिली होती थी, कंबाइंड फैमिली होती थी, उसमें लगभग 2001 तक 4.65 लोग मान लेते हैं, क्योंकि 2018 में एक घट के कितना हो गया था? 3.9, 4 तक मान लेते हैं, 5 से घट के 4 हो गया था, है ना। फिर टोटल पेंशन एयूएम इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू आर 118 ट्रिलियन रुपीज बाय 2030। और ये चीज और समझने की जरूरत है, जहां पे ये 65 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, 2021 में इनका परसेंटेज था टोटल पॉपुलेशन में 7%। 2035 तक ये बढ़ने की उम्मीद है 10%, और 2050 तक ये बढ़ने की उम्मीद है 15%। इसका हमारे से क्या लेना देना? इस डाटा का लेना देना ये है कि ये पेंशन और एन्युटी वाला ये पॉलिसी प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब तक जॉब कर रहे हैं वहां पे अपनी सैलरी से एक फिक्स्ड अमाउंट कटवाते रहते हैं, और वो पेंशन के बाद वो, हाँ, पैसा हम अपनी लाइफस्टाइल, जीवन जीने के लिए जो भी अपनी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम पर मंथ वो पैसा वहां से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये नंबर बढ़ेगा क्योंकि एज बढ़ रही है इंडिया में लोगों की। तो तब ये 15% होगा, तो उन लोगों को जो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए, उनके लिए वो जो पैसा बचाएंगे, तो वो यहाँ पे सीधा सीधा एक इनका कस्टमर बेस क्रिएट होगा। फिर इंडिया पेंशन मार्केट इज अंडर पेनिट्रेटेड एट 3%, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये 146 है, वहां पे इंडिया में भी 3% ही है टोटल जीडीपी का। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है ना। तो ऐसे में जो ये ग्रोथ होगी ना, ये लेके कौन जाएगा? जो मार्केट लीडर होते हैं ना, वो लेके जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है क्लाइंट्स का। तो वो इनको ये उनको इतनी आसानी से छोड़ के जाने नहीं देने वाले। जहाँ पे इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें पर व्यक्ति कितना रुपए खर्च करता है? एक व्यक्ति अपने लाइफ इंश्योरेंस पे $70 खर्च करता है एक साल में, जबकि सिंगापुर में देखें तो ये है 6,264
ये अमाउंट यूएस डॉलर में है ना। तो ये भी एक अच्छा खासा गैप है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जहाँ पे इंडिया में 2.8% है, ये सिंगापुर में 7.4% है। तो ये चीजें जैसे बढ़ेंगी तो यहाँ पे सीधा सीधा वो जो बेनिफिट होगा वो उन कंपनियों को होगा जो मार्केट लीडर हैं। बीमा सुगम बनाने के लिए यूनिफाइड डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, बीमा विस्तार, अफोर्डेबल बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बीमा वाहक, वुमेन लेड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये चीज भी हम डिटेल से यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम पूरी पीपीटी पढ़ के पूरा समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस इंश्योरेंस है टीयर 1 के शहरों में, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है 89% है इसका, और टीयर 3 के शहरों में 34% है। तो ये अच्छा खासा नंबर है ना। तो यहाँ में हमने वीएनबी मार्जिन, ईवी यानी एम्बेडेड वैल्यू, सब वो डाटा समझ लिया। और यहाँ पे हमने इनके पार्टनर्स वगैरह भी देख लिए हैं, है ना। अभी मैं एक नंबर और देख रहा था यहाँ पे, शायद वो मिल जाए। हाँ, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब हमारा ये सारा हो गया, बिजनेस समझ लिया, फाइनेंशियल समझ ली। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स पे, एच डी एफ सी लाइफ। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा रखा है, ये जब से कंपनी लिस्ट हुई है ना। जब कंपनी ऑल टाइम हाई से कितना मैक्सिमम जाती है, तो यहाँ पे ये गई थी 37%। कब गई थी ये? इसने बनाया था लगभग फरवरी 19 में, लो बनाया था। उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर 19 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिर ये कोरोना आ गया था, वहां पे 47% डाउन था। उसके बाद इसने लगभग यहाँ पे फरवरी 21 भी काउंट कर सकते हैं या सितंबर 21 काउंट कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद ये 40% डाउन था, और वहां से भी ऑल टाइम हाई इसने बनाया था, है ना। अगर इसी चार्ट को हम कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे कब बनाया था इसने, फरवरी 19। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ का हम एक बार चार्ट देख लेते हैं, है ना। तो वहां पे मैंने ऑलरेडी शायद मार्क नहीं कर रखा। हाँ, फरवरी 19 था, तो यहाँ पे भी इसने ऑलमोस्ट फरवरी 19 के आसपास बनाया था। मार्च 20, फिर मार्च 23 के आसपास, और अभी कब बनाया इसने? अप्रैल 26 में। मार्च अप्रैल 26 के आसपास इसने बनाया था। इनको डिस्कस करने का रीजन क्या है? तो हम एक तो चीज हम ये देख सकते हैं चार्ट में कि जब भी ये लो बनाते हैं तो उसके बाद ऑल टाइम हाई डेफिनेटली बनाते हैं, क्योंकि कंपनियां अच्छी हैं, है ना। और एक चीज जैसे कोरोना के बाद है ना, लोगों का इस चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा गया है कि जो कोरोना का जो डिजास्टर देखा था उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस की तरफ लोग ज्यादा जाने लगे। अब यहाँ पे हम देखें तो एच डी एफ सी लाइफ का चार्ट देखते हैं एक बार, है ना, क्योंकि हम एच डी एफ सी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये आसपास था। यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब भी ये लोग बनाता है तो उसके बाद ऑल टाइम हाई तक जाता ही जाता है ना। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट कर दिया, है ना। आज ये कुछ स्लो था, तो यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो ये कितना गैप है? 33%, है ना। यहाँ से ये जाएगा भी क्यों? अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देखें, निफ्टी 50 में बॉटम ऑलरेडी बन चुका है, और इस मार्केट ने ऊपर चलना स्टार्ट कर भी दिया है। जो बॉटम बनाया था वहां से अभी कितना ऊपर चल रहा है मार्केट? लगभग 9.5-10% के आसपास अभी मार्केट रिकवर कर भी चुका है ना। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ। आप ये चीज भी देखेंगे कि जब एच डी एफ सी लाइफ ने जब भी लो बनाए थे तो वहां पे निफ्टी ने भी लगभग लो बनाए थे। फिर एक और है जैसे निफ्टी, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका चार्ट भी हम खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट भी खोल के हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम, जैसे मैंने मार्क कर रखे हैं ये यहाँ पे,
है ना। तो ये सेम चार्ट सिनारियो वहां पे बनता है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम रिकवरी अच्छी खासी आ चुकी है। तो यहाँ पे जैसे ये ऑल टाइम हाई बनाएगा तो वो भी ऑल टाइम हाई बनाएंगे, है ना। तो ये जब हम सभी चीजों को समझ के, बिजनेस को समझ के कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, इन सभी चीजों को अच्छे से समझते हैं, बिजनेस एनालाइज करते हैं, टेक्निकल समझते हैं, फाइनेंशियल समझते हैं, तब हमें कन्विक्शन आती है। और फिर अगर उसके बाद हम पोजीशन बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें डर नहीं लगता। ओके, इसलिए हमेशा हमें मार्केट में सोच समझ के करना चाहिए। एक चीज और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कितनी भी अच्छी कंपनी हो उसमें ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने से बचना चाहिए। अगर ऑल टाइम हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए, और ऑल टाइम हाई से ऊपर कम से कम 30% का टारगेट हो, क्योंकि हमारा टारगेट होता है एक साल में 30% कमाने का। तो 30% का टारगेट वो होना ही चाहिए, है ना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।